गाइस, मैं रुखसार सर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियोस लगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल एक मिनट बड़ी इंटरेस्टिंग आज की वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ द 26/11 नीतीश राजपूत की बड़ी लेंथी वीडियो डिटेल के साथ बनाई है 42 मिनट्स की। हम इसको कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 या 3 में। तो आज पहला पार्ट करते हैं, कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे, फिर अगर थर्ड की गुंजाइश में तो थर्ड भी करेंगे। बड़ी मज़ेदार होने वाली वीडियो, इसकी ग्रिप बहुत होती है जो भी कंटेंट बनाता है। पर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद अपना रिएक्शन। तो गौतम अडानी जो कि लॉबी की तरफ बढ़ रहे थे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो वहां से रुक जाते हैं और कॉफी पीने के लिए डेविड हेडली इंडिया आया। तो इसने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से जिम में जाके इससे मिलता, और इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि जब होटल में जाना आप तो वहां पे मुस्लिम्स को छोड़ देना, और बाकी जो 2 आतंकी थे वो बोर्ड पे ही बैठे रहते हैं। वो इसलिए बैठे रहते हैं और यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करते हैं यूएस में बैठे 2 स्कूल फ्रेंड। अटैक से कुछ ही दिन पहले यूएस ने अल हुसैनी शिप के जो कोऑर्डिनेट्स थे, लेकिन पता चल रहा है कि जो एयरक्राफ्ट है जिसमें इन कमांडो को लेके जाना है वो एयरक्राफ्ट तो चंडीगढ़ में, वो अवेलेबल ही नहीं है। कमांडो लेट हो गया, हेलीकॉप्टर यहाँ उतर रहा है, अभी कमांडो आया नहीं है, मेरीन वाले यहाँ पे हैं। देखिए 26/11 मुंबई के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, किसने इन सारे आतंकियों को इकट्ठा करके कैसे प्लानिंग स्टार्ट करी, ये सारी ट्रेनिंग किस लोकेशन पे फिक्स हुई थी, जब 27 सितंबर को अटैक होना था तो 26/11 की डेट को क्यों शिफ्ट कर दिया गया था, और लास्ट टाइम पे इंडिया के सी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी थी उसको क्यों कम कर दिया गया था। इस पूरे अटैक का जो कोऑर्डिनेटेड प्लान था वो था क्या, वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, मुंबई पहुंचने के बाद 10 में से 2 आतंकी जो थे वो उसी बोट पे क्यों रह गए थे, छोटी से छोटी डिटेल जो कसाब ने कोर्ट में खड़े होकर कंफर्म की है, यूएस ने जो इंटेल शेयर किया है, और इंडिया के अंदर जो चार्जशीट सबमिट हुई थी इस केस से रिलेटेड उसमें जो भी चीजें मेंशन है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको एज इट इज बताऊंगा। तो देखिए ईयर 1971 था और पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कॉलेज था जिसका नाम था कैडेट कॉलेज हसन अब्दल, जिसमें 2 लड़के पढ़ते थे। एक का नाम था तहव्वुर हुसैन राना और दूसरे का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। ये दोनों कॉलेज के एक ही विंग में थे, तो दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी। अब इन दोनों में से जो तहव्वुर हुसैन राना था वो आगे चल के पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उसके अंदर डॉक्टर बनता है, फिर उसके बाद कैनेडियन सिटीजन से शादी करके कनाडा चला जाता है और वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस इस नाम से एक वीजा कंसल्टेंसी कंपनी खोलता है, और फिर आगे चल के टोरंटो, न्यूयॉर्क, शिकागो इन सारे एरिया में भी अपनी ब्रांच खोल लेता है इसी कंपनी की। वहीं जो इसका स्कूल फ्रेंड था दाऊद सैयद गिलानी, और इसका जो फादर था सैयद सलीम गिलानी, वो पाकिस्तान के अंदर काफी बड़े ओहदे पे था, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट वगैरह थे उनसे मिलना जुलना था इसका। और दाऊद सैयद गिलानी की जो मदर थी उनका नाम था एलिस हेडली, ये यूएस की थी, इनके फादर ने यूएस की एक लड़की से शादी कर ली थी। तो इसकी जो मदर थी वो शुरू में तो पाकिस्तान आई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही तलाक लेके पाकिस्तान छोड़ के यूएस चली गई थी। अब ये जो दाऊद सैयद गिलानी था इसका रंग गोरा था, इसकी एक आंख ब्राउन थी और दूसरी आंख ब्लू थी, तो पाकिस्तानियों के बीच में नॉर्मल नहीं दिखता था, थोड़ा अलग दिखता था। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये अभी आपको इररिलेवेंट लग रही होंगी, लेकिन अभी आगे चल के मेन जड़ जो है इस पूरे अटैक की वो इसी से रिलेटेड है। तो 7 साल तक ये जो दाऊद सैयद गिलानी था ये पाकिस्तान में रहता है, फिर 1977 में ये भी यूएस चला जाता है, अपनी मदर के पास चला जाता है। यूएस में फिलाडेल्फिया एक जगह है, वहां पे जाके रहने लगता है, लेकिन यूएस में जाने के बाद भी वहां से बैठे बैठे ये पाकिस्तान से कॉन्टिन्यूसली टच में रहता था, और गांजा वगैरह जो हो गया, कोइन वगैरह हो गई, इनका ट्रेड करता था, और खुद भी बहुत बड़ा एडिक्ट था इन सब चीजों का। इन्हीं सब रीजंस की वजह से यूएस में भी 1-2 बार पकड़ा गया था, फिर बाद में छूट गया था। और करीब ईयर 2000 तक दाऊद सैयद गिलानी जो था वो यूएस से बैठ के यही सारी चीजें करता रहता था। लेकिन इसके 1 साल बाद ईयर 2001 में इसका जो मकसद था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ये पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा का जो हाफिज सईद है उसके टच में आता है, और ये हाफिज सईद के टच में भी ऐसे टाइम पे आता है जब हाफिज सईद इंडिया के खिलाफ कई सारे अटैक कर चुका था और एक बड़ा और नया अटैक प्लान कर रहा था। अब ये दोनों जब टच में आते हैं तो हाफिज सईद जो था उसको दाऊद सैयद गिलानी जो था वो बहुत ही काम का लगा, उसके अपीयरेंस की वजह से उसको ऐसा लगता था कि दाऊद सैयद गिलानी को एक अलग तरीके से ये लोग यूज कर सकते हैं, और आगे चल के किस तरीके से इसको यूज करते हैं और मुंबई अटैक में क्या रोल प्ले करता है भी आगे बताऊंगा आपको मैं। तो ईयर 2001 में दाऊद जो था वो हाफिज सईद के टच में आता है, और 1 साल बाद 2002 में हाफिज सईद दाऊद गिलानी को पाकिस्तान बुलाता है और यहाँ पे इसको दावत देता है। एक इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होती है, उसको ये दावत कहते हैं, जो कि लश्कर ए तैयबा का जो हेडक्वार्टर है मुरीदके में, वहां पे ये करवाते हैं, लाहौर के आउटर में पड़ता है। अब इस ट्रेनिंग के बाद इसकी एक एडवांस ट्रेनिंग भी होती है जो कि पीओके के मुजफ्फराबाद में होती है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से दाऊद सैयद गिलानी जो था वो पाकिस्तान 5 बार आता है और लश्कर की जो लीडरशिप थी उनसे मिलता है। फरवरी 2002, अगस्त 2002, अप्रैल 2003
अगस्त 2003 और दिसंबर 2003 इतनी बार ये पाकिस्तान आता है। अब देखिए कसाब, ISIS ये सब आतंक के दूसरे नाम रहे हैं, पर इंडिया और यूएस ने इनको कैसे खत्म किया और कैसे अपने सिटीजन्स को बचाया ये आप 46 इंडिया रेस्क्यू ऑपरेशन अगेंस्ट ISIS में सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स मैंने कुकू FM पर सुनी है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे इंसिडेंट को डिटेल में बताया गया है कि कैसे इंडिया ने एम्बेसी की मदद से GPS ट्रैक करके 46 हॉस्टेज नर्सेस की जान बचाई। और ऐसे इंसिडेंट से रिलेटेड मैं आपको ये ऑडियो बुक्स और रेकमेंड करूंगा, किलर कॉल्ड कसाब, इनको भी आप जरूर सुनिएगा। कुकू FM इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। और ऑडियो बुक एक काफी सही ऑप्शन रहता है बिजी लोगों के लिए, जिसमें आप एक इंसिडेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं कभी भी और कहीं भी। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इसको सोने से पहले जरूर सुने। ये एक्चुअली काफी अच्छा तरीका है दिन भर के स्ट्रेस को दूर करने का। तो अभी डाउनलोड करें कुकू FM। मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके फर्स्ट टाइम यूजर्स को 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। ये सारी चीजें जो हो रही थी, ये बार बार इसको बुलाया जा रहा था, बार बार इसकी ट्रेनिंग हो रही थी, ये सारी चीजें हाफिज सईद जो था वो इसको इंडिया के खिलाफ यूज करना चाह रहा था, मुंबई अटैक के लिए यूज करना चाह रहा था, लेकिन इसको बताया नहीं था। इसको सिर्फ इतना कहा था कि कश्मीर के लिए इसको यूज करेंगे। और इंडिया के खिलाफ ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जो मुंबई के लिए अटैक होना था, इस चीज की जो फंडिंग थी वो पाकिस्तान की ISI कर रहा था। इस चीज के लिए 2010 में इंटरपोल ने वारंट भी इशू किया था 2 पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। तो अब इसके बाद जब सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है दाऊद सैयद गिलानी की, तो इसको लश्कर तैयबा का जो फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग था उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हेड कर रहा था साजिद मीर। तो जैसे ही दाऊद सैयद गिलानी इस विंग में ट्रांसफर होता है, साजिद मीर दाऊद को कहता है कि तुमको कश्मीर में नहीं जाना है, तुम्हारा जो रोल है वो दूसरा कुछ और डिसाइड किया गया है। फिलहाल के लिए तुम US वापस जाओ और वहां पे जाके अपना नाम चेंज कराओ, बाकी की डिटेल वहां पहुंचने के बाद देंगे। दाऊद सैयद गिलानी जो था बिल्कुल वैसा ही करता है। वो US वापस जाके अपनी मदर का लास्ट नेम यूज करके अपना नाम चेंज कर लेता है और अब दाऊद सैयद गिलानी जो था वो डेविड कोलमैन हेडली बन जाता है। और सेम डिटेल्स के साथ, मतलब कि नाम चेंज करने के बाद ईयर 2005 में डेविड जो था वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देता है और नेम चेंज के साथ इसका नाम चेंज, इसकी नेशनैलिटी चेंज, इसकी मदर का नाम प्रॉपर ये US का सिटीजन लगने लगता है और इसको पासपोर्ट मिल भी जाता है नाम चेंज के साथ। इंडियन एजेंसीज का मानना यह है कि इस चीज में पाकिस्तान की जो ISI थी उसने मदद की है, वरना US के अंदर बिना वेरिफिकेशन के नाम चेंज करना, पासपोर्ट बन जाना, वो भी ऐसे आदमी का जिसको US की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1-2 बार पकड़ रखा है वगैरह के चक्कर में। तो डेविड हेडली बनने के बाद US में एज इट इज रहता है। शुरू में मैंने आपको बताया था इसका एक दोस्त था स्कूल में, तहव्वुर, जो कि कनाडा चला गया था और US की भी कुछ लोकेशन पे वीजा की कंपनी चला रहा था। तो ये जो डेविड था ये तहव्वुर से जाके मिलता है और लश्कर तैयबा जैसे जैसे बोलता है ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो US के अंदर तो जो लश्कर था वो ये सारी चीजें करवा रहा था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर सेम टाइम पे ये लोग लड़के रिक्रूट कर रहे थे अलग अलग शहरों से, जो कि यंग हो, मैरिड ना हो, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, पढ़े लिखे ना हो, ऐसे लड़कों को ढूंढा जा रहा था। अब सेम टाइम पे 2005 में पाकिस्तान के अंदर एक 21 साल का लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब, शॉर्ट में बोले तो अजमल कसाब। ये जो था ये फरीदकोट तिपालपुर डिस्ट्रिक्ट ओकारा पंजाब पाकिस्तान में रहता था। 2005 में ईद थी, इसने अपने फादर से कुछ कपड़े वगैरह मांगे थे, उसने मना कर दिए थे, तो गुस्से में इसने घर छोड़ दिया था और इसका एक दोस्त था मुजफ्फर लाल खान, उसके साथ मिलकर इसने चोरी और फिरौती शुरू कर दी थी। और इन्हीं सब फिरौती और चोरी के लिए एक बार ये रावलपिंडी में बंदूक खरीदने गया था और वहां पे ही अजमल को जमात उद दावा का एक मेंबर मिलता है। लश्कर तैयबा जो है उसकी एक पॉलिटिकल विंग है, उसका नाम है जमात उद दावा। और यहाँ पे एक थ्योरी और चलती है जिसमें यह कहा जाता है कि कसाब का जो फादर था उसने कसाब को लश्कर तैयबा जो था उसको पैसों के लिए बेच दिया था। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने पर इसको 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। तो ऐसे ही अजमल की तरह लश्कर तैयबा ने टोटल 32 लड़के ढूंढे थे जो कि यंग थे, घर से भागे हुए थे, अनमैरिड थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इन सबको इकट्ठा करके एक टीम बनाई और इंडिया के खिलाफ एक प्लान रेडी किया। अब इसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई जाती है। लश्कर की जो ट्रेनिंग है वो 3 फेजेस में होती है, लास्ट में एक फेज और होता है। तो इनकी टीम बना के इनकी ट्रेनिंग का काम स्टार्ट करा दिया जाता है। तो पहले फेज की जो ट्रेनिंग होती है उसको कहते हैं दौराए सूफा। ये फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग होती है, टोटल 21 दिन की ट्रेनिंग होती है। और इस फेज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले ही जो भी सुन्नी थे इस ग्रुप में उनको कन्वर्ट करवा दिया गया था। फिर सबको एक रिलीजियस ट्रेनिंग दी गई। मॉर्निंग में ये लोग उठते थे, जल्दी उठते थे, पीटी वगैरह करते थे और बेसिक रिलीजियस ट्रेनिंग जो होती थी इस फेज में यही होती थी। और ये जो फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग थी इसके जो उस्ताद थे वो थे फहदुल्ला और मुफ्ती। उस्ताद मतलब कि जो ट्रेनिंग करवाता है उसको उस्ताद बोलते हैं लोग। और ये जो पहला फेज था इसी टाइम पे इनको हाफिज सईद और जकी और रहमान लखवी से मिलवाया जाता है। अब ये जो दौरा सूफा का जो फर्स्ट फेज था इसमें से जो लड़के सेलेक्ट होते हैं उसको उस्ताद फहदुल्ला इसका लेटर मिलता है भाई वसूल दौराए अम्मा का, जिसका मतलब ये था कि सेकंड फेज दौराए अम्मा जो था मनसेरा मरकज के अंदर जो होना था
उसके लिए ये लोग क्वालिफाई कर गए और ये लेटर उसी के लिए था। अब ये जो सेकंड फेज था दौरा अम्मा, ये भी 21 दिन का होता है, जिसको करने के लिए इन लोगों को 12 घंटे बस में बैठ के पाकिस्तान के मनसेरा ले जाया जाता है और फिर मनसेरा से इनको माउंटेन में लेके जाया जाता है, जहां पे इनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। बंदूकों और बारूदों को असेंबल करना, मैप रीडिंग, सैटेलाइट फोन जो होते हैं उनको यूज करना, इनके बनाए हुए कोड रीड करना, फर्स्ट एड, हर एक चीज सिखाई जाती है। ये जो सेकंड फेज की ट्रेनिंग थी, इसको कंप्लीट करने के कुछ दिन बाद इन लड़कों को वापस घर भी भेज दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए। और इसी टाइम पे जब अजमल घर गया था तो उसने अपनी मदर को बताया था कि वो क्या कर रहा है, और अजमल ने अपने दोस्तों को जो ये कराटे वगैरह सीखी थी वो भी करके दिखाया था। अब जब इनका 1 हफ्ता पूरा हो जाता है और ये लोग वापस आते हैं तो इनको लश्कर तोयबा के ऑफिस जो था, जो कि मॉडल टाउन डिस्ट्रिक्ट ओकारा में है, वहां पे बुलाया जाता है और फिर वहां से इनको पीओके के चहलबंदी हिल्स, जो कि मुजफ्फराबाद में है, वहां भेजा जाता है थर्ड फेज के लिए। और ये जो थर्ड फेज था ये सबसे टफ था। इस थर्ड फेज का नाम था दौराए खस्सा। ये जो थर्ड फेज था इसमें एडवांस्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है और उस एरिया के अंदर जो सेटलमेंट था उसको बैतुल मुजाहिदीन बोला जाता है। यहां से कश्मीर और इंडिया के खिलाफ अटैक वगैरह प्लान किए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है, और इंडिया की तरफ से भी जब रिटेलिएशन आता है तो इन्हीं सब इलाकों को टारगेट किया जाता है। अब ये जो थर्ड फेज की ट्रेनिंग थी एडवांस थी, तो इनके जो उस्ताद थे वो भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो इनके उस्ताद थे वो थे अबू मुआविया और अबू हंजाला, जो इनको घंटों बारूद और बंदूकें दे के बिना थके चलाने को कहते थे, ट्रेनिंग देते थे उनको, और इनको एक और ट्रेनिंग करवाते थे जिसमें 60 घंटे तक बिना कुछ खाए हुए हैवी माउंटेन पे चढ़वाते थे। ये ट्रेनिंग सबसे लंबी चलती है, करीब 2.5 महीने तक चलती है। इसमें सबसे ज्यादा लोग एलिमिनेट होते हैं। इस लास्ट वाले फेज में 10 लड़के ऐसे थे जो ट्रेनिंग के बीच में ही भाग गए थे। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान लश्कर का जो हेड है हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और काफा, ये सब आके मॉनिटर करते थे, और ये जब आते थे तो इनको सारे उस्ताद और जितने लड़के थे वो मिलिट्री स्टाइल में सैल्यूट करते थे। तो तीसरा फेज खत्म होने के बाद 15 लड़के बचते हैं, और ये जो 15 लड़के थे इनको फोर्थ फेज की ट्रेनिंग दी जाती है जिसका नाम था दौराए रिब्बत। इसमें इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है कि अगर कोई फॉलो कर रहा है तो क्या करना है, लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स ना मिले तो क्या करना है। इस ट्रेनिंग के बाद 2 और लड़के भाग जाते हैं, टोटल 12 बचते हैं, और आगे बढ़ के अगस्त 2008 आते आते 10 लड़के जो थे वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। मतलब कि अगस्त 2008 में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। शुरू से लेकर आखिरी तक जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें टोटल 15 उस्ताद यानी कि 15 ट्रेनर थे। ये उन 15 ट्रेनर्स के नाम थे। बीच बीच में एक मेजर जनरल साहब नाम से भी एक आदमी आता था, सब उसको मेजर कहते थे। इसको कहा जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी से था। इसका रियल नेम जो है वो आज की डेट तक नहीं पता चला। अब इस ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद टोटल 10 लोग थे जिनकी स्ट्रेंथ बढ़िया थी, जो हर राउंड में बाकियों को ओवरशैडो कर रहे थे, और इन 10 के अंदर भी जो इस्माइल था वो सबसे नंबर 1 पे था, इसीलिए उसको मुंबई अटैक का जो मिशन था उसका आमिर बनाया गया था, यानी कि वो जो 10 लड़के होंगे उनका हेड बनाया गया था। तो टोटल 10 लड़के सेलेक्ट हो चुके थे। ये उनके असली नाम और उनके रियल एड्रेस है। जैसे मिलिट्री के अंदर अगर आपको पता हो तो बड़ी सिस्टम होता है, वैसे ही इनको भी 2-2 के ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसको ये बुडियास कहते थे। यानी कि टोटल 5 टीम थी, एक टीम में 2 बंदे थे, जैसे कसाब और इस्माइल एक टीम में थे, और यही 5 टीमें अलग अलग डायरेक्शन में कोऑर्डिनेटेड तरीके से मुंबई के अंदर अटैक करती हैं। वो अभी आगे बताऊंगा आपको। अब ये जो 10 लड़के फाइनल हुए थे, इसके 1 मंथ बाद यानी कि सितंबर 2008 में इनको ट्रेन से कराची ले जाया जाता है, और अजीबाबाद मोहल्ला एक जगह, वहां पे सीक्रेटली इनको रखा जाता है। ये जो एरिया है समुद्र के पास था, तो इनकी जो ट्रेनिंग है, जो मरीन ट्रेनिंग है, वो शुरू होती है। इसके बाद ये जो ट्रेनिंग हुई थी, इस ट्रेनिंग में इनको सी में ले जाके 2 बोट में बैठा दिया जाता है, और हकीम साहब नाम से एक आदमी था, वो इनकी 3 दिन तक ट्रेनिंग करवाता है, जिसमें समुद्र की गहराई समझना, डायरेक्शन समझना, नॉटिकल माइल क्या होता है वो समझना, मछली पकड़ना भी सिखाया जाता है, और स्विमिंग वगैरह हर एक चीज सिखाई जाती है। इस पूरी ट्रेनिंग के लास्ट में इनको किस जगह पे टारगेट करना है, कौन सी रोड पकड़ के टारगेट तक पहुंचना है, ये सारी चीजें इनको वीडियो से समझाई गई। और यहाँ पे सबसे मेन रोल प्ले करते हैं यूएस में बैठे 2 स्कूल फ्रेंड, डेविड हेडली और तहव्वुर राना। तहव्वुर राना जो अपनी वीजा कंसल्टेंसी चला रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से, उससे जाके हेडली मिलता है, और ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर इंडिया रेगुलरली विजिट करना है तो इंडिया के अंदर हमारी ये जो यहाँ की कंपनी है इसी की एक ब्रांच खोल देते हैं, और फिर आगे चल के इनकी जो वीजा कंसल्टेंसी कंपनी थी इसकी एक ब्रांच ये मुंबई में खोल देते हैं। अब डेविड हेडली जो था वो अंग्रेजों की तरह दिखता था, इसका पासपोर्ट यूएस का था, और एक यूएस की कंपनी इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच खोल रही है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आई इनको कंपनी खोलने में। और ये मैं ऐसे ही बस हर जगह पे पाकिस्तान का नाम ऐसे ही नहीं इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ। यूएस में जो हेडली का केस चल रहा था उसके जजमेंट और चार्जशीट की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, जिसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन यूएस के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने की है, तो आप जाके एक बार कंफर्म भी कर लेना। अब इसके बाद डेविड हेडली जो था वो अपने वीजा के काम बता के सितंबर 2006 में पहली बार इंडिया पहुंचता है। ये इसकी एयरपोर्ट से निकलते हुए फोटो है। यहां पहुंच के इसने एक्सटेंसिव सर्विलांस किया, फोटो, वीडियो टेप्स,
कई टीवी का डेटा इकट्ठा किया, ताजमहल होटल, ओबेरॉय होटल, द लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, सीएसटी ट्रेन स्टेशन, और इन सब के साथ साथ लैंड कहां करना है, कहां लैंड करना सबसे ज्यादा फीजिबल रहेगा, इन सब की वीडियो बना के सारे इनपुट पाकिस्तान को दे दिए। और ये सिर्फ एक बार नहीं गया था, ये फरवरी 2007 में गया, फिर सितंबर 2007 में गया। इसके बाद ये जो हेडली था, लश्कर की जो लीडरशिप थी, उसने कहा कि इस बार अगली बार जब जाना है तो तुमको पानी के रास्ते से जाना है और वहां का सारा रूट कैप्चर करना है और वहां की छोटी से छोटी डिटेल्स लेनी है। और हेडली बिल्कुल ऐसा ही करता है। नेक्स्ट टाइम अप्रैल 2008 में जब हेडली जाता है तो पानी के रास्ते से जाता है और एक एक चीज की वीडियो बनाता है और छोटी से छोटी डिटेल को नोट करता है और वो पाकिस्तान को देता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में आके वीडियो ही बना रहा था, जो भी इंडिया के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, पॉलिटिशियंस थे, उनसे रिलेशन बनाने की भी कोशिश करता था। जैसे जब जुलाई 2008 में डेविड हेडली इंडिया आया तो इसने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से जिम में जाके इससे मिलता और इनसे दोस्ती कर लेता। इनफैक्ट इनडायरेक्टली एक बार हेडली जो था वो ड्राइव करते करते राहुल भट्ट को वार्न भी करता है कि मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। और जब आगे चल के एक्चुअल में मुंबई पर अटैक हो जाता है तो उसके बाद भी ये जो डेविड हेडली था, ये महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को ईमेल किया था इसने, ये वो ईमेल की कॉपी है। तो डेविड हेडली की भेजी हुई सारी फुटेजेस, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो थे, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, इन सब को यूज करके लश्कर के अंदर एक जरार शाह नाम का एक आदमी था जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने पीपीटी बनाई, रिपोर्ट बनाई और इन 10 लड़कों को सब कुछ समझाया कि कौन कैसे कब जाके और कहां अटैक करेगा। और ये सारी चीजें एक बड़ी सी टीवी पे और 3D गूगल मैप में दिखा के समझाई गई कि किस लोकेशन पे कौन सा बड़ी पेयर जाएगा, वहां पे भीड़ कितनी होगी, अटैक करने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें हुई। अब यहां से इनकी ये सारी चीजें भी कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद ये सारे लोग बैठ के अटैक किस दिन होना है मुंबई के अंदर, उस डेट का इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद डेट आती है 13 सितंबर 2008। इस दिन ज़कीउर रहमान लखवी जो है इनको आके बताता है कि 27 सितंबर 2008 को रोजा है और इसी दिन अटैक किया जाएगा। 10 के 10 ये जितने भी लड़के थे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अभी अटैक करेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया का जो रॉ था उसको कुछ इंटेल मिलता है, जिसकी वजह से जगह जगह पे छापे पड़ने लग रहे थे। मुंबई और दिल्ली जो था ये रेड अलर्ट पे था। तो ये सारी न्यूज देख के लश्कर की जो लीडरशिप थी ये डिसाइड करती है कि जो 27 सितंबर की डेट है ये फीजिएबल नहीं है, तो इस डेट को ये लोग अटैक करना कैंसिल कर देते हैं। और ये अटैक कैंसिल होने के बाद ये जितने 10 के 10 लड़के थे इनको अजीजाबाद में ही रखा जाता है और ये सारे लोग बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि अगली डेट कब आएगी और ये अटैक करने जाएंगे। अब इसके बाद 21 नवंबर 2008 को लखवी दोबारा आता है और इनको अनाउंस करता है कि 26 नवंबर 2008 को ये लोग जाके मुंबई पे अटैक करेंगे। तो 21 तारीख को ये बताया जाता है और उसके नेक्स्ट डे 22 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 10 लड़कों को लेके जो लखवी था ये सी के पास पहुंच जाता है। इनको इंडियन कपड़े दिए जाते हैं, हाथ में कलावा पहनाया जाता है, इंडियन फोन्स और सिम दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इंडिया जाके ही खोलना है। कुछ कैश दिया जाता है ताकि वहां पे जाके टैक्सी वगैरह कर सके, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिए जाते हैं, जीपीएस, सैटेलाइट फोन सब दिया जाता है इनको। फेक आईडीज भी दी जाती है इनको, ये इनकी फेक आईडीज और डिटेल्स हैं। और ये सारी चीजें देने के बाद लास्ट में इनको ये भी बोला जाता है कि वहां पे जब आप जाओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी, तो ये मत सोचना कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है, सबको मारने की कोशिश करना और कोशिश करना कि अंग्रेज अगर मिले तो उनको ज्यादा टारगेट करना। लेकिन जब होटल में जाना तो वहां पे मुस्लिम्स को छोड़ देना। और ये सारे इंस्ट्रक्शन देके ज़कीउर रहमान लखवी, जरार शाह, अबू हमजा और काफा इनको गले वगैरह लगा के 22 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 7 बजे रवाना कर देते हैं मुंबई पे अटैक करने के लिए। शुरू में एक छोटी सी बोट में बैठ के 1.5 घंटे तक सफर करते हैं। उसके बाद 9 बजते हैं और 9 बजे के करीब अल हुसैनी नाम का एक शिप आता है, उसमें ये सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं और इस अल हुसैनी शिप में पूरी रात बैठ के आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगले दिन 23 नवंबर 2008 को 12 बजे इनको छोटी सी एक इंडियन बोट दिखती है दूर से ही। उस बोट का नाम था कुबेर। तो उसको ये हाथ हिला के इशारा करते हैं कि इनके इंजन की जो बेल्ट है वो निकल गई है, इनको हेल्प चाहिए। और जैसे ही बोट के अंदर जो फिशरमैन थे इनकी मदद करने आते हैं, ये उस बोट पे कब्जा कर लेते हैं। ये जो कुबेर बोट थी इस पे 4 लोग थे, जिसमें से 3 को ये मार देते हैं और जो मेन बोट चला रहा था जिसका नाम था अमरचंद, उसको अपने साथ रखते हैं डायरेक्शन वगैरह दिखाने के लिए। अच्छा, ये जो अमरचंद था इसकी भी एक कहानी है। ये 6 महीने पहले गलती से इसने इंडिया का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया था और 6 महीने वहां जेल काट के आया था। तो इसमें यह भी कहा जाता है कि मे बी इसका भी कोई लिंक हो कि जब ये पाकिस्तान जेल में बंद था तो ये कब आता है, किस लोकेशन से आता है वो पता हो, क्योंकि ऐसा कोइंसिडेंस होना कि जो आदमी 6 महीने पहले बंद था उसी की बोट पकड़ना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला था। इसमें एक चीज और थी कि 1993 में जो मुंबई का अटैक हुआ था
उसमें भी जो RDX आया था वो इसी रास्ते से आया था। तो इस एरिया में पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई थी, हेलीकॉप्टर वगैरह से भी पूरी निगरानी रखी जाती थी। लेकिन 2006 में ये जो पूरी एक्सरसाइज होती थी, जो पूरी मॉनिटरिंग होती थी इस एरिया की, वो बंद कर दी जाती है। इनफैक्ट अटैक से कुछ ही दिन पहले यूएस ने अल हुसैनी शिप के जो कोऑर्डिनेट्स थे पहले इंडिया को शेयर कर दिए थे कि कुछ होने वाला है कोस्ट पे। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। इनफैक्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन ने इंडियन नेवी के एडमिरल सुरेश मेहता और इंडियन कोस्ट गार्ड को इंटेल दिए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। तो देखिए फिर इसके बाद ये इंडियन बोट जिसका नाम कुबेर था, इस पे बैठ के कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते रहते हैं और डेट आती है 26 नवंबर 2008, दिन के 4 बज रहे थे और इन लोगों को दूर से ही मुंबई की जो बिल्डिंगें थी वो दिखने लगी थी। तो ये समझ जाते हैं कि मुंबई आसपास आ गया है। तो इनको डर था कि जो अमरचंद इन्होंने पकड़ के रख रखा है ये कोई हल्ला ना कर दे और कोस्ट गार्ड आ जाए, तो ये इसको भी मार देते हैं और मारने के बाद बोट के पीछे रख देते हैं। अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये जो कुबेर बोट थी इसको ये छोड़ देते हैं। E40JMHL ये मॉडल नंबर था। इस मॉडल नंबर की स्पीड बोट को पकड़ते हैं जिसका सीरियल नंबर 1020015 था और एज पर प्लान अपना इंडियन वाला मोबाइल ऑन करते हैं। हालांकि नेटवर्क उस समय नहीं आ रहे होते हैं और इसके बाद ये आगे मुंबई की तरफ बढ़ते रहते हैं और यहां से करीब 4 नॉटिकल माइल दूर था मुंबई इनसे। बोट जो था वो इस्माइल चला रहा था और नजीर जो था वो GPS से डायरेक्शन वगैरह देख रहा था। तो 1.5 घंटा इस स्पीड बोट को चलाने के बाद करीब 9 बज रहे थे रात के और ये मुंबई के बदवार पार्क कोलाबा के पास पहुंचते हैं। यहाँ पे एक फिशरमैन कॉलोनी थी। ये लोकेशन बहुत ही सोच समझ के डिसाइड की गई थी। एक तो यहाँ पे सैंड का जो स्लोप था पानी से वो सिर्फ 10 मीटर का था जिससे इनको उतरने में आसानी होती। दूसरा ये फिशरमैन कॉलोनी थी, चौल थी आसपास, तो उतरने के बाद इनके ऊपर ज्यादा शक नहीं होता। किसी ये पॉश इलाके में उतरते तो वहां पे शक ज्यादा होने के चांसेस थे। दूसरी चीज, जिस जगह पे उतरे थे वहां से थोड़ी दूर चलते ही मेन रोड आ जाती है जहां से 24 घंटे टैक्सी मिलती थी। और इस जगह से अगर आप अटैक्स की लोकेशन भी देखोगे, जैसे CST जिसको पहले VTS स्टेशन भी बोला जाता था, वो 3.5 किलोमीटर था। ताज होटल 1 किलोमीटर था। लियोपोल्ड कैफे 900 मीटर पे था। तो बहुत ही सोच समझ के इस लोकेशन को डिसाइड किया गया था। अब यहां से प्लान ये था कि इस्माइल और कसाब जो कि पेयर 1 थे, ये CST स्टेशन जिसको पहले VTS स्टेशन भी बोला जाता था वहां जाएंगे। शोएब और नाजिर अहमद ये लियोपोल्ड कैफे जाएंगे। जावेद और हफीज अरशद जो थे ये ताज होटल जाएंगे। इमरान बाबर और नासिर जो थे वो नरीमन हाउस जाएंगे और फहदुल्ला और अब्दुल रहमान ये ओबराय होटल जाएंगे। तो जी वीडियो तो काफ़ी लेंथी है, हम इसको करेंगे 2 पार्ट्स में। आज एक पार्ट पर रिएक्शन करेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कल इसका नेक्स्ट पार्ट। यकीन करें सबसे पहले तो हमें नीतीश राजपूत के लिए एक मरतबा क्लैपिंग उनके लिए भाई। क्यों मैं करूँगा, मैं इस तरह के लोगों को सराहता हूँ, दाद देता हूँ। क्यों दाद देता हूँ? ताकि उनकी हौसला अफजाई भी हो, मेहनत हो उसकी, ठीक है ना। इसने वो चीज़ें बताई हैं जो पहले कभी भी नहीं किसी ने बताई थी। मतलब वो दाऊद वाली, इस्माइल वाली, वो जो अंग्रेज जिसकी एक आंख ब्लू थी और एक ब्राउन थी, इतनी डिटेल के साथ भी इसने बता दिया कि उसकी एक आंख भी ब्लू और दूसरी, मतलब कि ना दाऊद उसका नाम था और दूसरी उसकी आंख जो थी वो ब्राउन थी। अच्छा, इसने ये चीज़ें भी बता दी, इसलिए मैं इसको सराहता हूँ यार। इसने तो एंड कर दिया है, मतलब एंडलेस चीज़ें इन्होंने दिखा दी, इसलिए इतनी लेंथी बन गई वीडियो। हालांकि बड़ी स्पीड के साथ वो बता रहा, ग्रिप है उसकी पूरे टॉपिक के ऊपर। अच्छा, बात करते हैं अब। पहली बात तो ये 26/11 रिसेंटली गुजर चुकी है। 26/11/2008 की बात है। तो ये बड़ा ही एक इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही दर्दनाक, अलमनाक ये वाक़या था। और इसके तो फिर अब तो कोई देखी छुपी बात नहीं रही। नीतीश राजपूत ने तो मैं कहता हूँ पता कहाँ से ये मटीरियल लिया है, लेकिन उसने तो अब ये सारी खंगाल के रख दी कि कहाँ किसने क्या किया। अब तो कोई दो राय नहीं रहती। कोई बंदा ये कहना कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं था, तो मैं कहता हूँ उस पर फिर छित्रों की बारिश होनी चाहिए या उसको कोई और इसके साथ सलूक होना चाहिए जो ये कहता है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस नहीं था, जिसमें यकूब भाई शामिल थे। जब नया ये वाक़या था, जब वो नए बैठे थे ना यूट्यूब पर, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि अजमल के साथ पाकिस्तानी नहीं है। तो अब तो कोई, मैं कहता हूँ, डाउट नहीं रहने दिया इसे नीतीश राज। हालांकि भाई ये हमारे पाकिस्तानी मीडिया ने भी बोला था कि भाई जो अजमल कसाब है ना, वो हमारा नहीं है, वो हमारा है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। ऐसे हम पे झूठे इल्जामात इंडिया लगा रहा है, फलां जैसे वो पहले भी बोलता है। तो ये बात में काफ़ी वीडियोस देखी और आज तो इस भाई की वीडियो देख के ये तो बात क्लियर हो गई है कि जो अजमल कसाब है वो भाई पाकिस्तान का ही था
और हम condemn करते हैं असलम भाई। तैयबा से लेके वहाँ पे इस अटैक चीज किया को था। कंडेम करते हैं भाई मेरे, ये असल भाई मेन ये वजह बात तो वाकई है कि यार आप हमारे जो इधर के जो लश्कर तैयबा के हैं वो जाते हैं उधर अटैक करते हैं, तो ये गलत बात है कि भाई जब वो आप खुद सुकून से रह रहे हैं तो आपको भी कम से कम सुकून कौन सा से कीड़ा है जो रहना बैठने चाहिए, नहीं देता पाकिस्तान में? आराम करना चाहिए। आप अपने मुल्क की तरक्की की तरफ दौड़ लगाएं, आप तो किसी के मुल्क अच्छा, की तरक्की को क्यों शुरुआत से करते हैं, रहमतुल्लाह भी साथ जुड़ा कि ये देखो कि वो जो हेडली था जिसकी एक आंख, मैं इस चीज़ से वाकई बहुत हैरान हो गया हूँ कि आईएसआई ने क्योंकि पाकिस्तान के अगर वो नीतीश राजपूत बात कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई तो सदाकत होगी, सच्चाई होगी ना, सच्ची होगी ना, ट्रुथ होगा ना इसके पीछे। तो वो ये बात कर रहा है कि मतलब कि वो जो हेडली था उसका पहला नाम क्या था? सैयद दाऊद गिलानी था। फिर इसको हेडली बनाकर यार देखे अगर वो यूएसए के ऊपर उस पर इसका मतलब फिर यूएस भी मुलव्वस था। ये जी उसका जाली पासपोर्ट भी बनवाया गया, जाली पासपोर्ट बनाया गया। ज्यादा इंटेलिजेंट जो है वो कैसे ये क्या हो गया? पाकिस्तान की एजेंसी इतनी पावरफुल है कि वो यूएसए के अंदर रहकर यूएसए के बंदे का यूएसए को चकमा दे रही है यार। हाँ जी, क्योंकि वो इस्माइल नाम है जिसकी एजेंसी है। हाँ इस्माइल या कोई इस नाम का नाम बता रहे थे, राना था, नहीं महतावर क्यों इसका नाम बता रहे थे, लेकिन राना था, कोई भी राना, उसकी एजेंसी थी, उसने ये सारा काम किया होगा। फिर भी यार क्वेश्चन उठते हैं यूएसए के इदारों पर। कंपनी थी एक जो उसकी 3-4 कंपनियां थी। पासपोर्ट बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल उठते हैं। हाँ इस तरह तो नहीं सवाल तो बनते ना। बिल्कुल भाई, देखें कि उसका उसने नाम मुकम्मल चेंज किया है, ये तुम्हारा उस पर फिर केसेस भी थे। हाँ पहले फिर उसका नाम चेंज किया, पासपोर्ट बनाया, उसके सारा डॉक्यूमेंट्स बनाए। क्यों यार ऐसे कैसे हो सकता है? यूएसए तो ये कहता है हमारी एजेंसी बड़ी तकड़ी है, हमारा सिस्टम बड़ा, उसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं। मैं कहता हूँ ये सिक्योरिटी ब्रीच ही था। और मैं कहता हूँ हकीकत में अगर किसी की वजह से ये काम हुआ तो वो इसी हेडली की वजह से हुआ है, दाऊद की वजह से हुआ है। और मैं कहता हूँ कि अमेरिका की वजह से हुआ है, अगर इसके मुतरादफ कहें तो, क्योंकि इसने सारे पॉइंट सेट किए थे ना इंडिया में आकर। इसने 3 चक्कर लगाए इंडिया में, 3 और 5 चक्कर पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो ये तो मैं कहता हूँ इसमें फिर अमेरिका भी उतनी मुलव्वस है जितना इंडिया पाकिस्तान मुलव्वस है। बात देखना कि उस भाई ने इतनी डिटेल से समझा दी कि उसने मुकम्मल एक पता चल गया है, 0 से लेकर 100 तक उसने सब बातें क्लियर कर दी हैं। और मजीद अगले पार्ट में जो है ना वो करेंगे। अच्छा देखें कि यार किस तरह उनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरह उनको पकड़ा जाता है। सबसे पहले ये बात जो है ना देखी जाती है कि वो घर से लावारस हैं, उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो पढ़ने वाले नहीं है, उनको पकड़ा जाता है। फिर कितनी सख्त ट्रेनिंग की जाती है और ट्रेनिंग के बाद उनको 10 रह जाते हैं, 10 को भेजा जाता है। और फिर देखें कि कितनी जो मेन लोकेशन है वो सिलेक्ट करते हैं, वापस जाते हैं। यार मुझे इस बात की समझ नहीं आती, इन सारा कुछ करने का फायदा क्या है, उनको क्या है, उनको नुकसान पहुंचाने का फायदा क्या है, उनको बेचारों को मतलब कि बिला वजह मारने का क्या फायदा था, उन्होंने किया क्या था? ये वो साफ सही था, उनका कसूर क्या था, क्या कसूर था, क्यों उनको मारा गया था, क्या उन्होंने पहले इधर आने को हमला किया था, उनको खुश किया था? मेरे ख्याल में वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह वो भी कंगाल ही रहे, आगे ना बढ़े और ना ही तरक्की करे। जो दूसरों को लेकर खोदता ना वो खुद। और मुझे हैरानी की बात होती है कि वो जो सैयद दाऊद गिलानी है वो उसकी मेरे ख्याल में 4-5 दफ़ा आया है पाकिस्तान, और उसकी बड़ी उसने दावत की। दावत का मतलब कि उन्हें ट्रेनिंग दी गई मुरीद के में, ये मुरीद के इलाका है यहाँ थोड़ा लाहौर के बिल्कुल पास है, तो वहाँ पे उस भाई को ट्रेनिंग भी दी गई और बताया भी गया। तो मुझे हैरानी होती कि यार आप एक ठीक है आपका तो मुल्क का अपना अमन ख़राब है, तो आप दूसरों के मुल्क का अमन क्यों ख़राब करते हैं, क्यों बिला वजह उन पे जाके दहशत गर्दाना हमले करते हैं ताकि वो अपने मुल्क में उनके इंतशार फैले या उनके मुल्क में भी अमन ख़राब हो। अजीब बात होती है कि आए रोज़ कोई ना कोई मिलिटेंट तैयार करके आप भेज देते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। अच्छा जो देखे ना कि उसको जो वो पकड़ा गया था उसने कोर्ट में अजमल कसाब ने जो है ना उस फिर गवाही भी दी, तो पाकिस्तान का फिर इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज होगा, सोचने वाली बात है ना। कि दूसरे भी तो सोचते ही होंगे, खैर सोचना क्या, वो तो हकीकत नहीं है कि हमारे
जो इतने कितने हैं जो यूएन ने डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है हमारे कंट्री में, काफी तंजीम सैकड़ों में। सैकड़ों मतलब कि 100 से ज्यादा ही हैं तकरीबन। मुझे तो ये आज पता चला है कि ये जो जमात दावा ये उसका समझ ले कि बच्चे ही है, विंग है उसका, लश्कर तैयबा का। और आपको एक और बात में शायद आपको याद आ रहमतुल्लाह असलम भाई, नहीं जमात दावा के लोग इधर आते रहे हैं हमारे गांव में हैं, जमात दावा के लोग हैं, और इधर पाकिस्तान में हमारे गांव में भी वो आकर हमारे साल हर साल रश लेकर जाते हैं, गंदम लेकर जाते हैं, राशन भी लेकर जाते हैं। हाँ जी, और हमारे मुझे भी आज पता चला है 226 मलका वाला स्कूल था, वहाँ पे सुबह सुबह आते थे, और जो यंग लड़के हैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास वाले, उनसे बोलते हैं कि भाई आप जिहाद में हिस्सा ले। बकायदा वहाँ पे आके तकरीर करते थे, स्पीच करते थे। जब हम पढ़ते थे तो तब भी आते थे भाई, तो अब भी मेरे ख्याल में वो स्पीच करते हैं और बताते हैं। तो हमें अजीब लगता था कि यार ये कोई अलग ही काम कर रहे हैं हट के दुनिया से। जमात दावा के लोग आते रहे, बकायदा उनका भाई इधर हुआ था, सेमिनार भी हुआ था, बकायदा मजलिस भी हुई थी। हाँ जी, साल साल लेकर जाते हैं। अभी कभी पता 2 साल हो गए नहीं आ रहे। खाले जो होती कुर्बानी की वो भी इकट्ठी कर गए। इसका मतलब ये है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, पता नहीं था ना। ये तो आज पता चला कि जमात दावा विंग है। ये होता है हकीकत में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। हाँ जी, जो आज हमें आगाही मिली है भाई, क्या है जमात दावा क्या है शामिल है इसमें। जी बोला भाई ये देखें कि वाकई नहीं पता था। मैं वो आते थे ना बड़ी कहानियां सुनाते थे, हम इस तरह करते हैं, वो है अल्लाह के नाम पे, और फिर हम खुशी से देते थे कि यार ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से याद है, एक कट हुआ करता था, गंदम रखवाई जाती थी सारे, जब गंदम मतलब फसल तैयार हो जाती थी उसके बाद वो आते थे अक्सर, और बोरियां रख जाते थे इधर। वो कहते थे कि ये आप अल्लाह के राह में जिहाद करने के मुतरादिफ है, आपको अल्लाह जन्नत देगा, मतलब इस तरह की बातें समझाते थे, और लोगों से ये चंदा पैसे बल्कि गंदम लेकर जाते, बड़ा कुछ लेकर जाते थे जमात दावा। मुझे आज पता चला, मुझे भी नहीं पता था कि ये उनका विंग है। थैंक यू यार नितिश राज, नेक्स्ट टाइम इन पर एतबार नहीं करना, ये तो मैंने नीज लिया भाई। अब तो किसी पर नहीं करना, अब तो खुद पर इतबार करना है, किसी पर कभी। अच्छा, ये स्टोरी पहुंच चुकी है, वो उतर चुके हैं, मतलब जिस पूरा सीन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद वो कहाँ दाखिल होते हैं, जारी बात उन्हें ताजमहल होटल जाना है, और आगे की उनकी प्लानिंग क्या है। लेकिन इसमें मैं कहता हूँ यूएसए का भी हाथ है कि नहीं, अल्लाह बेहतर। लेकिन यूएसए से ही बंदा उठा है जिसने ये सारी प्लानिंग की है, जिसने सारी पिक भेजी है, और उन्होंने ये सारा मतलब किया, प्लान किया, प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट किया उस प्लान को। काफ़ी पेचीदा ये प्लान था, लेकिन फिर भी वो कामयाब हो। कह रहे थे कि जब आपने जाना है वहाँ पर इंडिया में, मुंबई में, तो वहाँ पर जो होटल्स में जाना है तब तो आपने उस वक्त मुसलमानों को नहीं मारना, दूसरे को, गैर मुस्लिम को मारना है। और अजमेर साहब ने फिर माना था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो खैर बात मुख्तसर ये है कि ये एक घटिया, ओछा और गंदा अमल था। इस तरह का जहाद भी हमारा दीन इजाजत नहीं देता ना, हमारा दीन कहता कि इस तरह का जहाद करें, नहीं मारने का होगा। बिल्कुल, ये पता नहीं कहाँ से जहाद आ जाता है जो साहब रास्ते में उन्होंने कितने 2-3 रास्ते, हालांकि इराक को पता चल चुका था, वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ इंडियन फोर्सेस जो नेवी है ना, उसकी भी गफलत है, सब की है भाई। ठीक है ना। ये अगर एग्जीक्यूट हुआ है ना, तो इसमें वो नेवी के ऑफिसर को पता चल चुका था कि मतलब कि ना, एयरफोर्स के भी पता चल चुका था। नहीं, एयरफोर्स नहीं, नेवी के जो एडमायरल थे उनको पता चल चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया, उसने क्यों नहीं तलाश ली, ये आई थिंक मुझे लगता है कि उसका भी इस में कोई ना कोई कसूर है। किरदार नहीं कहूँगा, किरदार और चीज़ नहीं, कसूर है। कसूर ये है कि उसने चेकिंग नहीं की सख्त की, जब उसको बनक पड़ चुकी थी तो उसको करनी चाहिए थी ना, बिल्कुल, ठीक है ना। ये मैं इधर उस इंडियन ऑफिसर को भी मैं कहता हूँ कि अच्छा नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, उसने चेकिंग क्यों नहीं की, और बेकसूरों का जान यार ना उस वक्त ना जाती। बिल्कुल। खैर इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल। बड़ा मज़ा आ गया, वो पहुंच चुके हैं अब इंडिया में, कैसे कैसे पहुंचे वो सारी स्टोरी पता चल चुकी है, किस किस ने कहाँ ट्रेनिंग ली वो भी सारा पता चल चुका। कल का पार्ट रिएक्शन करेगा, फिर मज़ीद मज़ा आ गया। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।